और शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबर के साथ। भारतीय निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय में निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह वैध और संवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान के दिन तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनकी असली नींव एक सटीक, भरोसेमंद और अपडेटेड मतदाता सूची है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग के पास एक सही मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रक्रियाएं अपनाने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि एसआईआर को केवल इसलिए गैरकानूनी नहीं माना जा सकता क्योंकि ये सामान्य सत्यापन प्रक्रिया से थोड़ी भिन्न है। अदालत ने उन दावों को भी खारिज कर दिया जिनमें एसआईआर की तुलना एनआरसी से की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य किसी की नागरिकता तय करना या छीनना नहीं है। ये केवल मतदाता सूची में शामिल होने की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी की जांच करने की एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। आधार कार्ड को दस्तावेजों की सूची में शामिल करने का निर्णय मनमाना नहीं, बल्कि प्रक्रिया को सुगम बनाने वाला है। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया के दौरान पूरी पारदर्शिता बरती है। कोर्ट ने माना कि मतदाताओं को अपनी जानकारी अपडेट करने, सुधार करने और आपत्तियां दर्ज करने के पर्याप्त अवसर दिए गए। दस्तावेजों की सूची को पहले की तुलना में अधिक व्यापक बनाया गया ताकि आम नागरिक आसानी से अपनी पात्रता सिद्ध कर सके। नोटिस जारी करना और व्यक्तिगत जांच करना प्रक्रिया की निष्पक्षता को सिद्ध करता है। अदालत ने प्रक्रिया में मानवीय पहलुओं का भी ध्यान रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन मामलों में नाम हटाने की कार्रवाई गैर नागरिक होने के संदेह में की गई है, उन मामलों को 4 हफ्ते के भीतर गृह मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों को भेजा जाए ताकि किसी भी पात्र नागरिक के साथ अन्याय न हो। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की वैधता और संवैधानिकता को लेकर अहम फैसला सुनाया है। इसी मामले में याचिकाकर्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलील और चुनाव आयोग की दलील दोनों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से चुनाव आयोग को मतदाता सूची में सुधार और अपडेट करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है, जिससे भारत में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता और मजबूत होगी। सुप्रीम कोर्ट का आज एसआईआर के ऊपर जजमेंट आ गया है। जो इलेक्शन कमीशन की दलीलें थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, जो हमने दलील दिया था उसको भी एक्सेप्ट किया है। और जो विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज़्यादा पीआईएल फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए थे। जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि एसआईआर ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है। उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के अनुरूप है और एसआईआर बिल्कुल आवश्यक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि कोई भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले पर और जानकारी के लिए हमारे साथी संवाददाता विकास सारथी जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस बड़े फैसले में जहां एसआईआर को वैध और संवैधानिक बताया है, साथ ही साथ और तमाम किन बातों को रखा, क्योंकि एसआईआर को लेके अगर 19 पीआईएल है तो कई तरह की आपत्तियां थी। तो एक किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी प्रक्रिया को जब चुनौती दी जाती है तो कोर्ट ये देखता है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, और दूसरा सिद्धांत देखता है प्रोपोर्शनैलिटी, यानी अगर किसी को कुछ इनकन्वीनियंस हो भी रहा है तो जो आखिरी उद्देश्य है वो कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है वो न केवल उनके अधिकार क्षेत्र में आती है, बल्कि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 324 है भारतीय संविधान का, वो सीधे सीधे चुनाव आयोग के ऊपर यह जिम्मेदारी तय करता है कि वो सुनिश्चित करे कि केवल योग्य व्यक्ति ही वोटर लिस्ट में हो। यहाँ पर कोर्ट ने एक बात और अंडरलाइन की, वो ये कि 11 दस्तावेज यहाँ पर दिए गए थे एसआईआर के लिए, जिनको पेश करके कोई व्यक्ति अपना नाम सुनिश्चित कर सकता था, वोटर लिस्ट में वेरीफाई कर सकता था। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी व्यवस्था रखी थी कि अगर किसी व्यक्ति का नाम 2002 और 2003 की एसआईआर के समय उसका नाम मौजूद नहीं था और बाद में जोड़ा गया था वोटर लिस्ट में, तो वो अपने एक ऐसे किसी रिश्तेदार से अपने जो वोटर आईडी नंबर है उसको मैप करा सकता है, जो
2002 और 2003 की एसआईआर प्रक्रिया में सही पाए गए थे। तो तमाम विकल्प मौजूद थे। कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं एसआईआर में, इसीलिए किसी को मनमाने ढंग से तो चुनाव आयोग नहीं हटा सकता, जो पूरी जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आयोग के ऊपर। तो एक तो आनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर कोर्ट ने पाया कि इस तरह की एक्सरसाइज से अगर छोटा मोटा इनकन्वीनियंस किसी को हुआ भी तो वो इतना बड़ा विषय नहीं है कि जिसके चलते पूरी एसआईआर प्रक्रिया को ही गैर कानूनी कह दिया जाए। थोड़ा सा बदलाव किए गए हैं एसआईआर में, जो पुराने प्रोसीजर होते थे चुनाव आयोग के, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ये रूल बनाना, ये प्रोसीजर बनाना चुनाव आयोग के अधिकारों के दायरे में आता है। इसीलिए ना तो ये चुनाव आयोग की कार्रवाई मनमानी है, ना इससे किसी का नाम मनमाने ढंग से काटा जा सकता है, और तकनीक के आधार पर अगर किसी का नाम हट भी जाता है तो उसके लिए सेफगार्ड्स दिए गए हैं तमाम। इसके बाद भी, अगर इन सब के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही थी कि अगर इन सब चीजों के बावजूद भी किसी का नाम किसी कारण से, जैसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का बंगाल में विषय उठा था, अगर हट गया है तो उसको हमने अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑप्शन दिया था, ये कोर्ट पहले ही दे चुका था। दूसरा, कोर्ट ने भी कहा था कि सबसे वर्स्ट केस में आप ये मान लें कि अगर किसी व्यक्ति का नाम एसआईआर में बाहर कर दिया गया, बंगाल को लेकर खासतौर से कोर्ट की टिप्पणी ये थी, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप गैर नागरिक घोषित हो गए हैं। आप प्रॉपर दस्तावेजों के साथ दोबारा कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ी समय की कमी थी चुनाव आयोग के पास, इसलिए दावों का तेजी से निपटारा किया गया था। अगर आप वैलिड वोटर हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको गैर नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम ना होने के कारण आपको तमाम सेफगार्ड्स दिए गए हैं, और इन्हीं सब सिद्धांतों के आधार पर कोर्ट ने आज एसआईआर प्रक्रिया पर अपनी मोहर लगा दी। जी, विकास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ डीके दुबे साहब भी जुड़ गए हैं, विधि विशेषज्ञ हैं। सुरेश जोशी, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीके दुबे जी, आप ही से जानना चाहूंगी, आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार चुनाव आयोग इस बात को बार बार कह रहा था, बिहार की प्रक्रिया से जो बातें शुरू हुई वहां से लेकर पश्चिम बंगाल तक के दौरान भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला भी क्यों ना हो, चुनाव आयोग लगातार कह रहा था ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आज सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में 6 इश्यू सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे जो सुप्रीम कोर्ट के पास आए। पहला इश्यू ये बनाया था, क्या स्टेचुरी अथॉरिटी है चुनाव आयोग के पास? सेक्शन 21(3) ऑफ आरपीए में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो स्टेचुरी अथॉरिटी पूरी की पूरी वो है, और चुनाव आयोग खुद में एक स्टेचुरी अथॉरिटी है, इसलिए उसकी अथॉरिटी पर सवाल तो नहीं खड़ा किया जा सकता। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था वो था कि सिटीजनशिप, क्या प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि वोटर में एक जजमेंट 1995 में आया था, लाल बाबू हुसैन, और इसको कोड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि दोनों पार्टी इसी को कोड कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लाल बाबू हुसैन 1995 में जो कहा गया, प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टोरल रोल, कि अगर इलेक्टोरल रोल में किसी का नाम चढ़ा हुआ है तो ये प्रिज्यूम किया जाना चाहिए कि वो भारत का नागरिक है। तो सवाल इसमें जो पैदा हो रहा था कि क्या एसआईआर इलीगली किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों उस जजमेंट को आप दूसरे तरह से देख रहे हैं। वो सिटीजनशिप की बात थी, ये केवल वोटर लिस्ट की बात है। ये वोटर लिस्ट के मामले में चुनाव आयोग को सिटीजनशिप को वेरीफाई करना या उसको तय करने का राइट नहीं है, लेकिन चूंकि वोट डालने के लिए सिटीजनशिप प्राइमरी कंसर्न है, इसलिए चुनाव आयोग को सिटीजनशिप देखने का अधिकार है। अब इसमें जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो फंसा हुआ था वो था तीसरा इशू, क्या सिटीजनशिप में पावर शिफ्ट हो रही है, यानी कि बर्डन शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि पहले लाल बाबू में ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में है, ये प्रिज्यूम किया जाना चाहिए कि वो सिटीजन है, और अगर कोई कह रहा है कि सिटीजन नहीं है तो फिर ये उसको सिद्ध करना है, यानी कि सरकार को सिद्ध करना है। और अभी चुनाव आयोग ये कह रहा था कि अगर मुझे डाउट है तो तुम सिद्ध करो कि तुम भारत के सिटीजन हो। तो क्या ये बर्डन शिफ्ट हो गया है? सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय, शिफ्टिंग के विषय में कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये शिफ्टिंग नहीं है, ये केवल क्रॉस वेरिफिकेशन है, और ये सॉफ्ट क्रॉस वेरिफिकेशन है। जबकि लाल बाबू वाले मामले में पुलिस को यह अधिकार था कि वो लोगों को बात करती थी और कहती थी तुम सिटीजन हो कि नहीं हो, ये बताओ। यहां पर यह बात सामने आती है कि जो सिटीजनशिप की बात है वो चुनाव आयोग केवल इसलिए देखना चाहता है कि वो इलेक्टोरल, किसी की सिटीजनशिप तय नहीं कर रहा, ना किसी को बाहर निकालना, ना किसी, ये एक सॉफ्ट ड्रिल है जो एडमिनिस्ट्रेटिव है। पहले वाली जो थी वो शक्ति के साथ हो रही थी, ये सॉफ्ट ड्रिल है जो कि उसको करने का अधिकार है। जी। पांचवी बात जो उन्होंने कही
कि ये कह रहे थे कि साहब इसमें जो जो लिस्ट है वो पीडीएफ आप लोड कर दीजिए जो सर्चेबल हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, टेक्नोलॉजी बनाम ह्यूमन ओवरराइड होता है, टेक्नोलॉजी में गड़बड़ हो सकता है, इसलिए जो बीएलओ घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रहे थे, ये ह्यूमन ओवरसाइट है, ये ह्यूमन तो करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। छठा इशू जो बनाया था, क्या आधार प्रमाण है कि वो सिटीजन है भारत का, सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से डिक्लाइन किया और ये कहा कि आधार केवल रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट है, सिटीजनशिप का नहीं है। सिटीजनशिप तय करना गृह मंत्रालय का काम है और एसआईआर करते समय ये पूरी पावर चुनाव आयोग को है, जबकि पहले ही 2002 और 2003 में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है। आपको याद होगा ये गुजरात का मामला, जब जिस समय नरेंद्र मोदी जी वहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब जेएम लिंगदो अड़ गए थे, तो ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव आयोग को फेयर फ्री चुनाव करवाने का पूरा अधिकार है और ये उसका डोमेन है आर्टिकल 324 में कि वो कैसे करता है। अगर कुछ इलीगैलिटी होती तो हमारे पास है ही, अदरवाइज उनकी पावर को हम चैलेंज नहीं कर सकते। उनके पास स्टैट्यूटरी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। एक सवाल और जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया वो ये तय किया कि क्या राइट टू वोट, क्योंकि ये जो जिन लोगों का एसआईआर में अभी रिव्यू चल रहा था, वो ये कह रहे थे कि साहब हमारा वोट नहीं पड़ा, 15 लाख 17 लाख लोग हमारा वोट नहीं पड़ा, इसके आधार पर चुनाव कैंसिल हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू वोट है ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट स्टैट्यूटरी राइट है। और चूंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर चुका है पहले से कि ये जो स्टैट्यूटरी राइट है, इसमें अगर किसी का इलेक्टोरल रोल डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव इलेक्टोरल रोल के आधार पर कोई चुनाव अब वैध या अवैध घोषित नहीं होता। यानी कि अगर डिफेक्ट रह गया है तो वो डिफेक्ट के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव जो है वो हम नहीं मानेंगे या फिर चुनाव दोबारा करवा देना चाहिए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 6-7 इशू थे, इनको पुराने जजमेंटों का हवाला देते हुए डिसाइड किया। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट उन्होंने लगाया पुट्टू स्वामी का, जिसमें ये लोग कह रहे थे कि साहब लिस्ट को ऐसे कर देना चाहिए कि वो पीडीएफ जो है वो सर्चेबल हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सर्चेबल पीडीएफ परमानेंट डाल दी जाएगी तो ये प्रिविलेज भंग होता है, किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी भंग होती है। क्योंकि पुट्टू स्वामी 9 जजेस की बेंच ऑलरेडी कह चुकी है कि जो सरकार के पास डेटा है वो ओपन नहीं खोला जा सकता, वो डेटा केवल प्रशासनिक सहयोग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, सारे जमाने को नहीं खोला जाएगा। उसको यहां लगाते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पीडीएफ सर्चेबल नहीं डाली जा सकती, वो जब आवश्यकता पड़ेगी तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर देंगे। ठीक, डीके दुबे साहब, आपने बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से ये जजमेंट तमाम पहलुओं पर खरा उतरता है। विकास हमारे साथ बने हैं। विकास, आपके पास आती हूँ, हमारे साथ सुरेश जोशी जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुरेश जोशी जी, आपके पास आती हूँ। उससे पहले विकास से एक सवाल सिर्फ ले लूँ। विकास, जिस तरह से डीके दुबे जी ने भी बताया है, तो वो जो 27 लाख पश्चिम बंगाल के मतदाता हैं जो इस बार नहीं अपना वोट डाल पाए हैं, अब उनके लिए आगे का क्या रास्ता रहेगा? वही जो 4 हफ्ते में वो जाएं और सत्यापन कराएं और अपना एक तरह से तमाम सबूतों को पेश करके ये बताएं कि ये वहां के नागरिक और वोट दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बंगाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष व्यवस्था की थी। आप याद करें कि उड़ीसा और झारखंड के जुडिशियल ऑफिसर्स को भी वहां बंगाल भेजा गया था कि वो इस तरह के दावों को सुने, उनका निपटारा करें। और उसके बाद एपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाई गई थी जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं। तो जिन लोगों की याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं आ पाया वोटिंग से पहले और लंबित हैं उनके मामले, तो वो उन मामलों को परस्यू करेंगे। उनमें किसी के फेवर में आएगा, किसी के अगेंस्ट आएगा, तो वो सारी प्रक्रियाएं अपनी तरफ अपने स्तर पर चलती रहेंगी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सेफगार्ड्स यहाँ पर थे वोटर के लिए, इसलिए ये कहना कि चुनाव आयोग मनमाने तरीके से किसी का नाम काट देगा, ये सही नहीं है। और यहाँ जब बंगाल में हमने देखा तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के कामकाज में आप याद करें कि बहुत ज्यादा हस्तक्षेप भी हुआ, वहां पे हिंसा हुई, वो लोग उस तरह से काम नहीं कर पाए जैसा सुप्रीम कोर्ट उनसे अपेक्षा कर रहा था इन सब की वजह से। लेकिन वो ट्रिब्यूनल अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनके दावे वहां पर पेंडिंग हैं वो वहां पर उनको परस्यू करेंगे। और इसके अलावा अगर किसी का इस बार नाम शामिल नहीं भी हो पाया था किसी कारण से, तो ऐसा नहीं है कि वो आगे दावा अपना पेश नहीं कर सकते। अगर वो उन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट उनके पास है या वो मैपिंग कराने में सफल रहते हैं तो वो दोबारा वोटर लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं।
या वोटर लिस्ट में आने के लिए एक अलग से फॉर्म होता है, उसको भर करके उसके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करके वोटर लिस्ट का वो दोबारा हिस्सा बन सकते हैं। तो नागरिकता के विषय पर चुनाव आयोग ने साफ कहा था कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से हम ये तय करेंगे कि इनके पास ये दस्तावेज हैं या नहीं है। नागरिकता तय करना केंद्र सरकार का काम है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा है कि चुनाव आयोग के पास ऐसे अगर दस्तावेज, ऐसे आंकड़े हैं जहां पर उनको ये लगा कि किसी व्यक्ति के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और उसकी नागरिकता पर भी उनको किसी तरह का संदेह था, तो ये सारा डेटा केंद्र सरकार को भेजा जाए। इस तरह की डायरेक्शन भी आज के फैसले का एक हिस्सा है। ठीक, सुरेश जोशी जी, एक लंबे समय तक हम देख रहे हैं बिहार चुनाव से लेकर पश्चिम बंगाल के चुनाव तक इस एसआईआर प्रक्रिया को विपक्षी पार्टियों ने एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया। क्या आप मानते हैं कि आज के सुप्रीम कोर्ट के इस विस्तृत फैसले के बाद वो गुंजाइश विपक्ष की खत्म हो गई, क्योंकि जेडीयू का पहला रिएक्शन यही आया कि विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो भी प्रक्रिया अपनाई गई थी वो संवैधानिक प्रक्रिया थी। ये प्रक्रिया कोई देश में पहली बार नहीं अपनाई गई। इस तरह की प्रक्रियाएं समय समय पर जो है कि एसआईआर की अपनाई जाती रही हैं और आगे भी अपनाई जाती रहेंगी। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब जब भी इस तरह की प्रक्रियाओं का निर्वहन किया जाता है तो पूरे राजनीतिक दलों को, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबको मिल करके इस पर एकजुट होकर के काम करना चाहिए। अगर कोई चीज असंवैधानिक लग रही है तो असंवैधानिक विषय को उनका राइट भी है, उनका अधिकार भी है कि वो माननीय न्यायालय में भी जा सकते हैं, सरकार से भी बात कर सकते हैं। और चुनाव आयोग तो अपने आप में एक निष्पक्ष संस्था है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आज भी चुनाव आयोग है, और इससे पहले जो सरकारें थी तब भी चुनाव आयोग था। लेकिन बार बार ये कहना और ये विषय को अंकित करना कि भाई ये जो विषय है ये राजनीति से प्रेरित है, ये पूर्ण रूप से मैं इसको गलत मानता हूँ। इसलिए गलत मानता हूँ क्योंकि उसमें सारी व्यवस्थाएं जो संविधान निहित व्यवस्थाएं हैं, जैसे कानूनविद हमारे पास बैठे हैं, वो पूरा डिटेल से आपको आज के फैसले के बारे में भी अवगत करा रहे हैं। तो जो भी कानून संगत जो विषय थे उन सबको अपनाया गया। और सबसे बड़ी बात तो क्या थी कि टाइमिंग, आप देखिए कि 3-3, 4-4 महीने की टाइमिंग भी दी गई। बीएलओ से लेकर के जो उसके उच्चाधिकारी थे आरओ तक, उनको उसमें इन्वॉल्व किया गया। अगर कोई भी किसी तरह के प्रोविजन में गलती होती है तो यानी उनको भी, देखो उस पक्ष को भी जो गलती करेगा उसको भी सजा का प्रोविजन उसमें रखा गया। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी पारदर्शिता से अगर एसआईआर हो रही है और उस एसआईआर में ये कह करके उंगली उठाई जा रही है कि भाई चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है या सरकार के दबाव में काम कर रहा है, ये कहना पूर्ण रूप से तब भी अनुचित था और आज भी अनुचित है। और आज इस बात की मोहर जो है कि माननीय न्यायालय ने लगा दी है कि भाई चाहे बिहार के अंदर हुआ हो, चाहे बंगाल के अंदर हुआ हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ हो, जिन जिन राज्यों में भी एसआईआर हो गई है उसमें पूरे नियम, कानून, कायदे सबका पालन करके एसआईआर कराई जा रही है। सुरेश जोशी जी, एसआईआर प्रक्रिया के साथ एक बड़ा मसला जो राजनीतिक, एक तरह से राजनीतिक पार्टियों ने, विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, वो घुसपैठियों को लेकर था। घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण का एक बड़ा मसला था। क्या आपको लगता है कि आज के इस फैसले के बाद, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, लेकिन राज्य सरकारों को भी इस फैसले से ये ताकत जरूर मिलेगी कि जो अवैध घुसपैठिए या घुसपैठिए जो हैं, जो रह रहे हैं तमाम राज्यों में संसाधनों पर, जिनका एक तरह से अब कब्जा हो रहा है, उसको दूर करने में ये फैसला मदद करेगा राज्य सरकारों को? देखिए, निश्चित तौर पर राज्य सरकारों को भी केंद्र, क्योंकि हमारे देश की जो व्यवस्था है संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में हम कह दो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के इस तरह के कोई भी विषय आते हैं, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा से लेकर के हो, चाहे आंतरिक देश के अंदर कोई घुसपैठ हो, इस तरह के जब विषय आते हैं तो अगर कोई भी राज्य, किसी भी राज्य में अगर बाहरी ताकतें घुसपैठ करती हैं तो उस राज्य के जो आम नागरिक हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उन नागरिकों की सुख सुविधाएं जो हमें प्राप्त होती हैं, उन सुविधाओं को भी वो लोग लेते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे इनकम टैक्स फेयर्स का पैसा है, जिससे हम अपने नागरिकों को सुख सुविधाएं देना चाहते हैं, उन सुख सुविधाओं को वो लोग जो है उनको वंचित करते हैं। तो उससे कहीं न कहीं हमारे इंडियंस जो है, हमारे हिंदुस्तान के जो नागरिक है, उनको बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। इसलिए अगर कोई भी राज्य सरकार है या कोई भी राजनीतिक दल अपने छोटे स्वार्थ के लिए अगर घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल कर करके चुनाव जीतना चाहती है तो वो देश के संवैधानिक व्यवस्था के लिए तो गलत है ही है, वो तो कानून सम्बद्ध नहीं है। उसके साथ साथ जो हमारे देश के जो राष्ट्र के नागरिक है उनके लिए भी बहुत गलत है। यानी हम नागरिकों के साथ भी उनके अधिकारों का जो उनको मिलना चाहिए, जो हमको
संविधान ने जो अधिकार दे रखे हैं, स्वास्थ्य का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, कानून व्यवस्था का अधिकार है, तो ये सारे अधिकारों से भी अगर हम उसको बांटते हैं, उनमें उनको हिस्सा करते हैं, तो उससे नुकसान होता है। तो इसलिए सभी राजनीतिक दलों को इस बात से ये भी सबक लेना चाहिए कि अगर मेरे प्रदेश के अंदर कोई घुसपैठिया है, कोई गलत तरीके से रह रहा है और वो वहां का वोटर बन जा रहा है और वो नागरिक भी देश का नहीं है, तो उस व्यक्ति को उस जगह से हटाने के लिए चाहे केंद्र से सहायता लेनी पड़े, चाहे राज्यों को खुद अपने आप में अगर उसके लिए सक्षम है तो करें, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, सुरेश जोशी जी। डीके दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंतिम सवाल डीके दुबे जी आप ही से कि विपक्ष के लिए, क्योंकि लगातार जब एसआईआर की प्रक्रिया की बात हो रही थी और उसमें घुसपैठियों को लेकर अगर बात हो रही है, तो दोनों ही मसलों पर विपक्ष लगातार संविधान को ही केंद्र में रख के अपनी बातों को कर रहा था। अब आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संविधान की आड़ में ऐसा कुछ भी करना विपक्ष के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा? देखिए, संविधान की आड़ में तो पहले भी उनके लिए मुश्किल था और देश जवाब दे रहा था, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा था कि संविधान दिखा जरूर है लेकिन हकीकत में क्या। लेकिन अभी जो है, अगर इस वर्डिक्ट के बाद ये फिर से ये स्टेटमेंट देने शुरू करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कोर्ट का कंटेम्प्ट भी होगा। और अगर ओपनली इन्होंने बोलना शुरू किया कि भाई ये गलत हो रहा है, गलत हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे चुका, तो इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के खिलाफ जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जा रहे हैं जो उसने आज लीगल एनालिसिस उसकी की है। तो मुझे लगता है कि अब ओपनली बोलना बहुत कठिन हो जाएगा। इतना आसान नहीं है कि आप ओपन मंच पर कुछ भी कहते घूमेंगे, और अगर कहेंगे तो लोग निश्चित तौर से मुकदमे फाइल करेंगे, कंटेम्प्ट के केसेस फाइल होंगे। अब वो बड़ी बेंच में कभी जाता है तो बात अलग है, लेकिन अभी विपक्ष के लिए ये जो ओपन ग्राउंड था, कभी भी कुछ भी बोल रहे थे, वो अब क्लोज हो गया है। ये उनके लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ विपक्ष एसआईआर को लेकर इतना बड़ा मसला जो बना रहा था, उसके रास्ते बंद होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डीके दुबे जी, आपका भी, विकास आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुरेश जोशी जी आपका भी। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज।